नाज़रीन, एक प्रॉपर कोल्ड वॉर जो है हमें शुरू होती हुई नजर आ रही है और वो कहीं ना कहीं जो है वो शुरू हो चुकी है और उसमें 21st सेंचुरी की जो लड़ाइयां हैं उसका रंग है। यानी कि आज जो रिसोर्सेज हैं, आज जो रेयर अर्थ मिनरल्स की लड़ाई है, ये सारा एक नया फ्रेमवर्क भी उसके अंदर शामिल है। लेकिन जो पुरानी कोल्ड वॉर है उसका रंग भी उसके अंदर शामिल है, यानी कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, यानी कि प्रॉक्सी वॉर दो बड़ी ताकतों के दरमियान लड़ी जा रही है। जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका बरहरास्त तो कोल्ड वॉर में नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जहां भी जंग हो रही थी, एक तरफ से अमेरिका और वेस्ट था और दूसरी तरफ से जब वो सोवियत यूनियन था, तो प्रॉक्सी वॉर जो है वो वहां पर हो रही थी, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन जब वो वहां पर हो रहे थे। तो ये सारा कुछ इस कोल्ड वॉर 2.0 के अंदर भी है, लेकिन इसमें नया रंग भी शामिल है। और वो नया रंग क्या है? ये लड़ाई नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई, उसमें भी थोड़ी टेक्नोलॉजी का ज़ाहिर है, उसमें बुनियादी एक आर्म्स रेस थी, ठीक है ना, कौन जदीद असलहा वो बना रहा है। लेकिन उस तरह से टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की उस तरह से वो जंग नहीं हो रही थी। सोवियत यूनियन को बड़ा इकोनॉमिक पावर नहीं था तो वेस्ट के मुकाबले में। तो यहां पर जो बुनियादी नज़ीर लड़ाई है, आज की जो कोल्ड वॉर है, जो 21st सेंचुरी में कौन रूल करेगा दुनिया पर, यह नाज़रीन तय होगा कि टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है। टेक्नोलॉजी को जो लीड करेगा वो ग्लोबल जो पावर है उसके डायनेमिक्स को वो तय करेगा। तो यह बुनियादी लड़ाई है। तो सादा अल्फाज में पिछली कोल्ड वॉर के अंदर सोवियत यूनियन को कंटेन किया जा रहा था, यहां पर चाइना की कंटेनमेंट जब हो रही है और वो जरा डिफरेंट अंदाज में हो रही है। जापान और अमेरिका के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, बड़ा गैर मामूली एग्रीमेंट जब जापान और अमेरिका के दरमियान जब तय पा गया है, बड़ा डिटेल्ड एग्रीमेंट है। एक कंप्रीहेंसिव वॉर जो है वो चाइना के ऊपर लॉन्च कर दी गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी से लेकर क्या क्या कुछ उसके अंदर शामिल है, रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई से लेकर स्पेस के अंदर जो है वो बर्तरी से लेकर क्या क्या कुछ उसके अंदर शामिल है, कि यानी एक पूरी कंप्रीहेंसिव वॉर है। और समझ ले कि ये जो जापान और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, ये वो ब्लूप्रिंट है कि किस डायरेक्शन में आगे मामला जाएंगे। यानी बाकियों के साथ अमेरिका जो एग्रीमेंट करेगा वो भी इसी डायरेक्शन में होंगे। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुआहिदा अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से, अफ्रीका में मिनरल्स के हवाले से मुआहिदे हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब जारी है, लेकिन एक बहुत बड़ा आप कह लें कि ये इजाफा हुआ है जो जापान और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, उसको आज हम तफसीली डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो दो मुल्कों का एग्रीमेंट नहीं है, वो कोल्ड वॉर है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी अब किस अंदाज में चाइना के खिलाफ जब लड़ने जा रहे हैं, और चाइना क्या वो इस कोल्ड वॉर को जीतने की सलाहियत रखता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चाइना जो है खुलकर वेनेजुएला की मदद को आ गया है। आज चाइना ने स्टेटमेंट जारी कर दी है, उन्होंने कहा कि हम वेनेजुएला के साथ खड़े हैं और अमेरिका जो है वो किसी सूरत वेनेजुएला के ऊपर हमला मत करे, हम बिल्कुल जब इसकी इजाजत नहीं देंगे और हम जो है वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। तो ये सूरत आप आपके सामने रखेंगे। गजा से क्या हेडलाइंस आ रही है वो मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूं। और अमेरिकन मीडिया ये लिखा है कि नेतन्याहू की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर इजरायली आर्मी ने नेतन्याहू को डिफरेंट जो मेयर्स हैं अग्रेशन के, वो उसको प्रेजेंट किए हैं, जिसमें गजा पर प्रॉपर हमले करना भी शामिल है। ये एक्सियस जब वो रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली आर्मी ने प्रेजेंट किया और रिस्पॉन्स मेयर्स दैट इंक्लूड्स रेज्यूमिंग अटैक्स ऑन गाजा। ठीक, प्रॉपर गजा के ऊपर हमलों की रिजम्पशन जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन एक्सियस ने एक और चीज लिखी है कि नेतन्याहू ने कहा कि हमें एक बड़ा अटैक करने से पहले अमेरिकन से बात करना होगी, अमेरिकन टू डिटरमिन द पॉसिबल स्टेप्स। अमेरिकन है वो बताएंगे कि हमें ये करना है या नहीं करना। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो डिबेट चल रही है ना कि अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, वो वहां पर दबोच कर बैठे हुए हैं, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब यहां पर वो कह रहा है कि अमेरिकन से भी पूछेंगे, तो एक ग्राउंड वर्क तो नेतन्याहू को दिया जा रहा है और हमले तो होने दिए जा रहे हैं। तो अब यानी कि अमेरिकन से पूछेंगे, भाई अमेरिकन को पहले नहीं नजर आ रहा, यानी यहां पर भी उसी अजम्पशन को दिखाने की कोशिश है कि भाई नेतन्याहू जो है वो खुद से फैसला नहीं कर पा रहा और अमेरिकन उसको बताएंगे। तो ये एक आप कह लें कि एक बहुत बड़ी डिसेप्शन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये डिसेप्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। और हैरिट्स ने ये लिखा है कि जजेस ने नेतन्याहू के ट्रायल को शॉर्ट कर दिया ड्यू टू द सिक्योरिटी डेवलपमेंट। तो जब जब नेतन्याहू का ट्रायल आगे बढ़ता है, ये कोई ना कोई और जंग छेड़ता है, तो उसका ट्रायल हो रहा था वो शॉर्ट हो गया। क्यों? सिक्योरिटी डेवलपमेंट। अब भाई कौन सी सिक्योरिटी डेवलपमेंट हो गई है? कौन सा या अरब मुल्कों की फौजें निकल आई हैं इसराइल पर हमला करने के लिए? कौन सी सिक्योरिटी डेवलपमेंट हुई है? तो ये एक और जंग जो है वो लेबनान की जंग, शाम की जंग, गजा की जंग, वेस्ट बैंक में ये बंदा जो है वो मिडिल ईस्ट को एक और खौफनाक चैप्टर की तरफ धकेल रहा है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट की जो खामोशी है, जो इसको अकाउंटेबल ना ठहराना है, बल्कि इसराइल के साथ खुफिया मुआहिदे करना, इसराइल के साथ खुफिया तिजारत करना, ठीक है ना, ये सब उसकी वजूहात है। उधर आप देखिए लेबनान से भी खबर आई है, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो अमेरिकन ऑफिशियल्स गए हैं
उन्होंने लेबनीज गवर्नमेंट को यह कहा है कि अगर वो डिसआर्म नहीं कर सके हिजबुल्लाह को, देयर विल बी नो escape from carrying out a focused and targeted operation against the targets of the party। तो फिर हिजबुल्लाह पर हमले होंगे। तो आप नाज़रीन यहां पर देखिए कि क्लियर ग्रीन लाइट है जो इजराइल को दी जा रही है कि अगर लेबनान ने हिजबुल्लाह को डिसआर्म ना किया तो फिर जब वो इस पर हमले होंगे, लेबनान पर जब वो फिर हमले होंगे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और लेबनीज गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहां पर बोल्ड स्टांस ले, क्योंकि अमेरिका की टोटल बात मानकर उसको कुछ हासिल नहीं हुआ है, कुछ भी उसने हासिल नहीं किया है। अगर जिस दिन पहला हमला इजराइल ने किया था, अगर हिजबुल्लाह को अलाउ किया जाता रिस्पॉन्ड करने का, तो इजराइल इतने हमले आज तक ना कर पाता। जो ही उसने कमजोरी देखी वो तो फिर लगा हुआ है, और जो कमजोरी देखकर तो वो और ज्यादा बेरहम हो जाता है। उसका सामना सिर्फ ताकत के साथ किया जा सकता है। लेबनीज गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी बोल्डनेस दिखाए तो रीजन भी इसके साथ खड़ा हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा ना खड़ा होना। देखिए टर्की की फौजें भी जो है वो वहां लेबनान के अंदर मौजूद है, और हिजबुल्लाह ने जो जंग लड़ी है सबको पता है वो लड़ने की सलाहियत रखते हैं। तो ये जितनी कमजोरी दिखाएंगे इजराइल उतना बेरहम होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। तो मुश्किल वक्त है, लेकिन उसका सामना जो है वो करना है। अब इसी दरमियान जो है वो टर्किश मीडिया क्या लिख रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है। टर्किश मीडिया है कह रहा है कि अमेरिका ने अपनी फौजें भेज दी हैं, किस लिए? अपने जो इत्तेहादी हैं सीरिया में, इट्स टेररिस्ट एलाई इन सीरिया। ठीक है ना, ये टर्किश मीडिया जो अमेरिका के बारे में लिख रहा है, और असल में जो पीकेके है उसको सपोर्ट करने के लिए, देखें ना, पीकेके जिसको अमेरिका और इजराइल ही फंड कर रहे थे ताकि टर्की को मुसलसल तंग किया जा सके, अब वो पीकेके के फाइटर सरेंडर कर रहे हैं, तो ये फौजें मजीद वहां पर भेज रहे हैं। तो एडिशनल फौजें भेज दी हैं, इक्विपमेंट्स भेज दिए हैं उस एरिया में जिसको ये सारा कुर्दिश ग्रुप जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बड़ी डेंजरस बात है, ठीक है ना। अमेरिका फिर फौजें फिर इक्विपमेंट्स वो भेज रहा है। अल शरा को लाने का क्रेडिट भी नेतन्याहू और अमेरिका और यूरोपियंस ने लिया, और अब उसी के खिलाफ फौजें भी भेज रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये एक और ग्रेट गेम है। और जो टैंक्स टर्की ने खुद बनाए हैं उसकी बाकायदा सेरेमनी हुई और उसमें उर्दुगान ने जो वो शिरकत की है। टर्की के लिए एक बड़ा ये आप कह लें कि माइलस्टोन है। और टर्की और एक और मुल्क जो है वो अपने अलायंस बढ़ाने जा रहा है, और उस मुल्क का नाम है बेलारूस। बेलारूस की अहमियत है, रशिया का करीबी तरीन इत्तेहादी, और ईरान और बेलारूस भी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, और पाकिस्तान और बेलारूस भी उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। ईरान और बेलारूस तो खास तौर पर अपने रिलेशंस जो वो बढ़ा रहे हैं। अब टर्की भी, टर्की एम्स टू एलिवेट टाइज विद बेलारूस ऑफिशियल्स, ये टर्किश मीडिया है। और उधर बेलारूस में क्या हो रहा है, उसकी एस्केलेशन हो रही है नेबरिंग नेटो कंट्रीज के साथ। अब ये जो लिथुआना है जिसने अपने बॉर्डर्स बेलारूस के साथ बंद किए हैं, वो ये कह रहा है कि बेलारूस से जो है वो बलून्स आ रहे हैं, अगर अब बलून्स आए तो हम इनको गिरा देंगे। वी विल शूट डाउन स्मगल्ड बलून्स क्रॉसिंग फ्रॉम बेलारूस। तो जो स्पाई बलून्स होते हैं उसकी बात हो रही है, और वो कह रहे हैं कि अब हम शूट डाउन करेंगे, और उधर नेटो कह रहा है कि अगर रशिया के जेट्स आए तो हम उसको शूट डाउन करेंगे। तो एक खराब सूरत हाल वहां पर बरकरार है। वेनेजुएला, चाइना का टेस्ट है कि वो अपने उन इत्तेहादियों के साथ जिन पर अमेरिका हमला करने जा रहा है किस हद तक खड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट है। वेनेजुएला में बहुत बड़ा टेस्ट है, अगर ईरान पर हमला होता है वहां पर बहुत बड़ा टेस्ट होगा। तो वेनेजुएला के हवाले से चाइना ने पब्लिकली अब ये स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका अपने इकदामात वेनेजुएला के खिलाफ बंद करे और लीव वेनेजुएला अलोन, एम्फसाइजिंग दैट इट स्टैंड्स विद काराकस, यानी वेनेजुएला कैपिटल। तो हम जो है वो वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। ये चाइना की दो टोक जब स्टेटमेंट आई है, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका इससे पीछे तो नहीं हटने वाला है। और जो चाइना के सदर की मुलाकात होगी ट्रंप के साथ, देखते हैं कि उसमें वेनेजुएला का जिक्र होगा या नहीं। तो अमेरिका जाहिर है कि आगे बढ़ेगा, लेकिन किस नौयत की जंग होगी, क्या होगा, ये बहरहाल अभी स्पेकुलेशंस है। लेकिन चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी कंट्रीज, और उनकी बहुत ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, और देखिए रिसोर्सेज की जंग है, तो वेनेजुएला बहुत उसकी इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं कि चाइना किस हद तक जाएगा। जापान और अमेरिका के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है उसको हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो मुल्कों का एग्रीमेंट नहीं है, ये वो डायरेक्शन है कि जिस डायरेक्शन में आगे मामला चलने जा रहे हैं। बाकी तमाम मुल्कों को भी इसी डायरेक्शन में अब डाला जाएगा। अमेरिका उनके साथ यही बातचीत इसी नौयत की करने जा रहा है, और एक कोल्ड वॉर जो है वो बाकायदा हमें नजर आ रही है। 21st सेंचुरी की कोल्ड वॉर है, माजी से उसका रंग मुख्तलिफ है, लेकिन वो नजर आ रही है। और ये कोल्ड वॉर जो है ये टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस की कोल्ड वॉर है। 21st सेंचुरी को कौन रूल करेगा, इसका फैसला जो है वो इस बात से होगा कि जदीद टेक्नोलॉजीज में कौन आगे है। तो अब जरा देखिए, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, बड़ी सिग्निफिकेंट है। यूएस और जापान ने फॉर्मलाइज कर लिया है एंटी चाइना टेक अलायंस, और इसे प्रॉस्पेरिटी का जो नाम दिया है। अच्छा जी, इसमें क्या क्या है? इसके अंदर जनाब अली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है आप कह लें कि ये 21st सेंचुरी की लड़ाई है, क्वांटम कंप्यूटिंग। इसमें कौन आगे होगा? सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, फ्यूजन एनर्जी इस पर चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है।
और इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। 6G नेटवर्क और स्पेस एक्सप्लोरेशन भी इसके अंदर जब शामिल है। इस तरह का मायदा कभी आपने देखा है? इतना कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट। और मैंने आपको बताया कि इसी डायरेक्शन में बाकी भी होने जा रहे हैं। इसे जनाब टेक्नोलॉजी प्रॉस्पेरिटी डील जो वो कहा जा रहा है, लेकिन असल में ये एक ब्लूप्रिंट है चाइना को टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ने का। ठीक है ना, चूंकि टेक्नोलॉजी का जो सुपर पावर है, इनोवेशन का जो सुपर पावर है, वो इस वक्त चाइना बन रहा है। कभी जापान हुआ करता था, बाकी हुआ करते, अमेरिका हुआ करता था, अब चाइना लीड कर। तो ये सारे मुल्क इस डायरेक्शन में इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें बहुत सारी जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी कंप्रीहेंसिव वॉर है। ट्रस्टेड इकोसिस्टम्स होंगे, यानी यूई को टेक्नोलॉजी दी, उधर निकल गई, बाकी भी बहुत सारे अमेरिका को इश्यूज है वो आ रहे हैं। तो अब क्या किया जाएगा? ट्रस्टेड इकोसिस्टम्स जिसमें काम हो रहा है लेकिन वो वहीं तक महदूद है। रिसर्च सिक्योरिटी होगी, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये ऐलान जंग है 21वीं सेंचुरी के। रिसर्च सिक्योरिटी, भाई इधर रिसर्च हो रही है तो उधर नहीं पहुंचेगी। एक चीज पर यहां पर रिसर्च हो रही है, पता चला वो चाइना ऑलरेडी पहुंची हुई है। सप्लाई चेन रेजिलियंस होगी, भाई सबसे बड़ा मसला ही तो सप्लाई चेन का है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो उसकी सप्लाई, रॉ मटेरियल्स की जो सप्लाई वो उसी तरह से जारी रहनी चाहिए। अब ये देखिए, इंडो पैसिफिक के अंदर, इंडियन ओशन में और पैसिफिक के अंदर दोनों कोलैबोरेट करेंगे। और उन्होंने लिखा अमेरिकन मीडिया ने, दिस इज कंटेनमेंट विद बेटर वर्डिंग। तो पिछली जो कोल्ड वॉर हो रही थी नाज़रीन, उसमें खुली स्पीचेस होती थी अमेरिका से कि रशिया कंटेनमेंट के अल्फाज इस्तेमाल होते थे। खुली स्पीचेस थी कि भाई जंग शुरू है, जारी है। तो यहां पर उतनी खुली स्पीचेस अभी नहीं हो रही, ना चाइना की तरफ से, ना अमेरिका की तरफ से, ना यूरोप की तरफ से। तो इस वक्त वर्डिंग कुछ और है, लेकिन ये कंटेनमेंट ही है एक नई ब्रांडिंग के साथ। तो यहां पर जो लैंग्वेज है वो डिप्लोमेटिक है, लेकिन स्ट्रेटजी क्लियर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। स्ट्रेटजी क्या है? एक पैरेलल मुतवाजी टेक्नोलॉजी का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो ग्लोबली खड़ा किया जाएगा जिसमें से बीजिंग माइनस होगा। बीजिंग को माइनस करके एक बड़ा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो खड़ा किया जाएगा। और सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है उसको सिक्योर किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका, चाइना जब इसको कंट्रोल कर रहा है। तो यानी वो एक एक अमल उठाया जाएगा जिसमें चाइना को जेर करना है, एक एक अमल। और सबसे ज्यादा जरूरी चूंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आ रही हैं। 6G का ट्रस्टेड नेटवर्क किस तरह से बनाया जाएगा कि उसमें हवावे नहीं होगा। इस तरह के कोई एग्रीमेंट आपने देखे? तो इसलिए आगे चलकर उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि यहां पर कोल्ड वॉर इस एग्रीमेंट के साथ इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, यानी अब बकायदा एक बुनियाद रख दी गई है। तो 6G के ट्रस्टेड नेटवर्क्स होंगे और रिसर्च को जो है वो अस्पायने से, यानी जासूसी से जब बचाया जाएगा। ये बात आप देखिए, इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी जो सबमरीन केबल्स हैं उनको इस तरह से फैलाया जाएगा कि जो चाइनीज कंट्रोल्ड रास्ते हैं वहां से वो केबल्स नहीं गुजरेंगी, यानी एक एक चीज पर कंट्रोल होगा। सप्लाई चेन कहां से आनी है उसमें कोई ये नहीं कि पीछे से चाइना ने रोक ली, किन रास्तों से आएगी, कहां पर रिसर्च होगी, वो ट्रस्टेड एनवायरनमेंट होगा, वो यहां से वहां नहीं पहुंचेगी। ठीक है ना। अब तो हर जगह चाइना है ना, हर जगह पर चाइना है, हर मार्केट में चाइना है। तो ये वो सारा केबल्स भी इस तरह बिछाए जाएंगे कि चाइनीज कंट्रोल्ड रूट से नहीं होगी वो। जो कि देखे ना, कल को अगर आर्मी जंग छिड़ती है तो आर्मी जंग तभी अमेरिका लड़ेगा ना जब इंडस्ट्री अमेरिका में लगी हुई है। सारी सप्लाई चेन को चाइना उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें जरूरी है। और ये आप बात सुनिए कि अमेरिका और जापान जो है वो मिलकर अपने इत्तेहादियों की जो मार्केट्स है उनको इस तरह से फ्लड कर देंगे अपनी प्रोडक्ट से कि चाइना का वहां से सफाया हो जाए। ठीक है, रेस है, ठीक है ना, रेस लग चुकी है, जंग का आगाज हो गया है। जापान और अमेरिका, और जाहिर है कि इसमें बाकी मुल्क भी शामिल होंगे, यानी ऑस्ट्रेलिया में, यानी साउथ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। तो अपने इत्तेहादियों के मार्केट्स को अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने प्रोडक्ट से इस तरह से फ्लड कर दिया जाएगा कि चाइना का वैसे सफाया हो जाएगा। तो ये सिस्टमेटिकली सफाया है, जिसमें अभी खुलकर कोल्ड वॉर का वो ऐलान भी नहीं हो रहा जो सोवियत यूनियन के खिलाफ हुआ और सबको पता था कि ये जंग जारी है। तो यहां पर जंग वही है, अभी खुलकर ऐलान नहीं हुआ और मकसद चाइना को कंटेन करना है, उसको जेर करना है और उसका जब वो सफाया करना है। ठीक है ना। और हर उस महाज पर करना है, मार्केट से उसको जब वो शिकस्त देनी है। टेक्नोलॉजी में इस वक्त चाइना आगे जा चुका है, 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में 59 में चाइना आगे है, उसमें उसको जब वो पीछे धकेलना है। जो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर उसका कंट्रोल है उसको दोबारा हासिल करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें चाइना को पीछे धकेलना है। आगे चाइना क्या कर रहा है वो भी मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। तो
इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन की वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, आगे जो नेक्स्ट जनरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है जो वायरलेस होगा, उस पर मिलकर जब वो काम किया जाएगा। क्वांटम और जो फ्यूजन सेक्शन है, फ्यूजन जो है ये मुस्तकबिल है 21st सेंचुरी का, तो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कंपटीशन होगा। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म कंपटीशन होगा क्वांटम पे और फ्यूजन पे, तो इस पर जंग लड़नी है। तो ये अब जैसा कि देखिए, जो कोई कमर्शियल फ्यूजन एनर्जी को कंट्रोल करेगा और क्वांटम कंप्यूटिंग को कंट्रोल करेगा, वो रीराइट करेगा ग्लोबल पावर के डायनामिक्स। सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके पास होगा? जो कमर्शियल फ्यूजन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग इसको अपने हाथ में ले लेगा, तो ग्लोबल पावर के डायनामिक्स उसके हाथ में होंगे। तो अमेरिका और जापान अपने सारे रिसोर्सेज इस डायरेक्शन के अंदर जब लगाएंगे। दिस इज हाउ द कोल्ड वॉर गेट्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। तो ये एग्रीमेंट्स बाकायदा कोल्ड वॉर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, नॉट थ्रू मिलिट्री पैक्ट्स और ड्रामेटिक स्पीचेस। माजी में क्या हो रहा था? मिलिट्री पैक्ट्स हो रहे थे कि फौजी मुआहदे, यहां पर वो नहीं हो रहा, और ना ही ड्रामेटिक स्पीचेस हो रही हैं। जैसे उस वक्त आप अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की, यूरोपियंस की आप स्पीचेस सुने सोवियत यूनियन के खिलाफ, जमहूरियत लेकर आएंगे, कम्युनिज्म, ठीक है, वो सारा चल रहा था स्पीचेस उस दौर के। आप तो वो वैसा कुछ नहीं हो रहा। यहां तक ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ट्रेड बढ़ाना चाहता हूं, शी जिनपिंग जो है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो वैसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बुनियादी जंग वही है। तो यहां पर मिलिट्री पैक्ट्स नहीं हो रहे, ड्रामेटिक स्पीचेस नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है? ज्वाइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ये वही रास्ते जहां से चाइना आया। चाइना कोई जो मिलिट्री अलायंसेस है या मिलिट्री पैक्ट्स है वो तो करके नहीं आया। ये तो कहकर नहीं आया कि हम अमेरिका से लड़ने जा रहे हैं। वो इसी तरह से आया, रिसर्च पर काम करता रहा है, रेयर अर्थ मिनरल इंडस्ट्री पर काम किया है। यानी वो जिन जिन मरहलों से होकर आया है, उन तमाम मरहलों में चाइना को पीछे धकेलना है। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल करनी है, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी का सिस्टम्स बनाने हैं, और ये आप लाइन सुनिए, सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड करना है, सिस्टमैटिकली बेदखल करना है एडवर्सरी को, चाइना को, फ्रॉम ग्लोबल इनोवेशन नेटवर्क। ग्लोबल इनोवेशन नेटवर्क से चाइना को सिस्टमैटिकली निकालना है। देखे ना, मार्केट्स में इनकी प्रोडक्ट्स होंगी, सप्लाई चेन ये कंट्रोल कर रहे होंगे, जो है वो रिसर्च इनके पास होगी, वहां शेयर नहीं होगी। तो निकाल दिया ना इनकी प्लानिंग के मुताबिक। भाई मार्केट्स भी ले ली, सप्लाई चेन्स भी ले ली, रिसर्च भी कंट्रोल कर लिया, कम्युनिकेशन भी, स्पेस भी, हर चीज में तो आगे बढ़ गए। तो चाइना के साथ वो शेयर नहीं होगी। चाइना के साथ ना टेक्नोलॉजी शेयर होगी, ना रिसर्च शेयर होगी, ना सप्लाई चेन में उसको हिस्सेदार बनाया जाएगा। उसके साथ कुछ शेयरिंग नहीं हो रही, उसको बस सिस्टमैटिकली बेदखल करना है। यानी एक तो यह है कि बाकायदा ऐलान करते हैं अमेरिका के भाई हमारी कोल्ड वॉर जो शुरू हो गई है, नहीं सिस्टमैटिकली। अच्छा, तो चाइना जो कहां से निकलकर कहां पहुंच गया है, तो वो इस पर खामोश बैठा रहेगा? नहीं, चाइना इनसे भी प्रोएक्टिव है, वो इसकी तैयारी पहले से करके बैठा हुआ। और चाइना क्या करने जा रहा है? चाइना जो है वो एक्सेलरेट करेगा अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को, अपनी जो मतलब खुद पर इन्हिसार है उसको बढ़ाएगा रशिया के साथ और ग्लोबल साउथ के साथ। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन मुल्कों की बहुत अहमियत है, ठीक है ना। आगे लड़ाई में इन्होंने तो लड़ना है ना भाई, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, और ये जो सारे मालिक है, यही तो चाइना के सबसे बड़े ट्रस्टेड एलाइज है। तो रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएंगे, ग्लोबल साउथ के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएंगे, और एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड इस तरह से बनाया जाएगा कि वेस्ट के ऊपर जब वो डिपेंड ना करना पड़े। तो अब ये बात देखिए, 20 साल पहले जो है जो सबसे बड़ी बात की जा रही थी वो ग्लोबलाइजेशन थी। अमेरिका उसकी ब्रांडिंग कर रहा था, यूरोपियंस उसको बढ़ा रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन दुनिया की, जैसे जमहूरियत अच्छी चीज है तो ग्लोबलाइजेशन भी अच्छी चीज है। ये खुशहाली के लिए, अमन के लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, उस वक्त ये ग्लोबलाइजेशन का ढंढोरा क्यों पीट रहे थे? क्योंकि इनकी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो चूंकि सबसे बड़ी थी, सबको मतलब डोमिनेंस उनकी थी, तो इनको एक्सेस चाहिए थी तमाम मार्केट्स की, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है ना। और इस वक्त खुद अमेरिका जब उस ग्लोबलाइजेशन को तोड़ रहा है, जो तिजारती जंग शुरू हुई है, ये उस ग्लोबलाइजेशन का खात्मा खुद अमेरिका कर रहा है ना, कि फ्री मार्केट एक्सेस, ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा रूल, फ्री मार्केट एक्सेस वो नहीं हो रही, फ्री ट्रेड वो नहीं हो रही। तो आज क्या हो रहा है फिर 21st सेंचुरी में? क्या हो रहा है? तो आज नबेल ये हो रहा है कि फ्रेगमेंटिंग इनटू कंपीटिंग ब्लॉक्स। अब जो है वो बाकायदा ब्लॉक्स में लड़ाई जो है वो चली गई है। यानी सप्लाई चेन्स है, तो ये नहीं कि वो चाइना के साथ शेयर होंगी। भाई ग्लोबलाइजेशन में तो यही है ना, चाइना है जो रेयर अर्थ मिनरल्स अभी तक दे रहा था अमेरिका को और यूरोपियंस को, चाइना दे रहा था ना। तो सप्लाई चेन्स, अपनी रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, नहीं वो
उन ब्लॉक्स के पास होंगे और उसी के जरिए वो डोमिनेंस कर रहे होंगे। वो पुराने उसूल के तहत किसी को देने वाले नहीं है। और हर ब्लॉक जो है, यानी उधर चाइना, रशिया और ग्लोबल साउथ का ब्लॉक बन गया, इधर अमेरिका, अगर यूरोपीय यूनियन है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी डोमिनेंस में कौन आगे बढ़ता है, दूसरे को कौन रेस में जाओ पीछे छोड़ता है। ये प्रॉस्पेरिटी नहीं है। इट्स अबाउट हु कंट्रोल द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द 21st सेंचुरी। बुनियादी बात यह है कि 21st सेंचुरी में कौन कंट्रोल करेगा, ये असल बात है। ना प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली। ये बड़ा मुख्तसर मैंने आपके सामने रखा है। ये एक कोल्ड वॉर है और इसका आगाज हो चुका है। क्या अमेरिका ये जीतेगा? इतना आसान नहीं होगा। सोवियत यूनियन का मामला कुछ और था। वो जो उन्होंने गलत फैसले किए, जंगों में ड्रैग हो गए, फिर इतनी बड़ी वो इकोनॉमी भी नहीं थे। चाइना जिस तरह से सोचता है, जिस तरह से अप्रोच करता है, एक बड़ा इकोनॉमिक एम्पायर है वो, और इनोवेशन का मरकज है वो। तो और फिर सबसे विजडम वाली बात, वो जंगों में नहीं गए, उन्होंने इत्तेहादियों को अपने साथ खड़ा किया। तो इतना आसान नहीं होगा। लड़ाई बहुत बड़ी होगी, आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। अब मिसाल के तौर पे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की हम ख्वाहिशमंद हैं, अमेरिका के साथ जो पड़ा हुआ है। और फिर ये देखिए, चाइना मेक्स ब्रेक थ्रू इन की कोर मटेरियल फॉर द आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट, वो इसमें आगे है। और फिर इसी के साथ जब BYD एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। और जापान में इस वक्त जापान की कार इंडस्ट्री हिली हुई है, क्योंकि वो बिल्कुल उनको पिछाड़ देगी। तो अभी तो ट्रंप के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी तो नेतन्याहू एक और जंग शुरू करने जा रहा है और अमेरिका मजीद जंगों में एंगेज होने जा रहा है। और जो डोमेस्टिक मसाइल हैं अमेरिका के, वो चाइना के तो नहीं है। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं होगा। और चाइना कंसिस्टेंट है अपनी पॉलिसी में और लॉन्ग टर्म, और उसने किसी पर हमला नहीं करना। तो ये इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल लड़ाई बहुत बड़ी होगी और उसका आगाज हो चुका है, लेकिन ऐलानात बड़े बड़े नहीं हो रहे, लेकिन उसका आगाज हो चुका है नई ब्रांडिंग के साथ, नए अल्फाज के साथ। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राज और आगाह करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।